वंदे मातरम में अब तक हमने आपको भारत के अलग अलग युद्ध के बारे में बताया है, उन युद्ध के दौरान कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई उनके बारे में बताया है, भारत के परम वीरों के किस्से आपको सुनाए हैं। हमने आपको बताया है भारत के अशोक चक्र विजेताओं के बारे में, एंटी टेरर ऑपरेशंस की कहानियां सुनाई हैं। इस बार हम आपको भारत के अलग अलग बॉर्डर्स पर लेकर चलेंगे, वो इलाके जहां पर हमारी सेनाएं तैनात रहती हैं। मैं इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हूं और करगिल द्रास का पूरा हिस्सा आपको आज हम दिखाएंगे। यहां पर कौन सी पहाड़ी भारत की है, कहां पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है, इन सारी चीजों से होते हुए हम आपको यह भी समझाने वाले हैं आज कि इन ऊंचे पोस्ट पर भारतीय सैनिक रहते कैसे हैं, कैसे उन तक रसद बाकी सामग्री पहुंचती है, 12 महीने कैसी यहां पर जिंदगी रहती है। रक्त के जिस उबाल को माइनस की ठंड नहीं रोक पाती। हमारे जवान ये सोचते हैं कि यहाँ की दुर्गम पहाड़ी और मौसम की मार हमारे खिलाफ होते हुए भी हमारे बहादुर जवानों ने यहाँ विजय प्राप्त किया। जोश के जिस उछाल को कोई दुश्मन नहीं संभाल पाता। हाई एल्टीट्यूड एरिया होने के कारण यहाँ हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और केबीएस हमें उन्हीं मुसीबतों का सामना करना सिखाता है। जुनून के जिस आग को कोई चुनौती बुझा नहीं पाती। भारत का पाकिस्तान और चाइना के साथ ज्यादातर सीमा हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाके पर ही आती है, इसलिए यहाँ पर दी गई ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण है। दुश्मन को उसकी हदों में रखने ये वही सैनिक हैं जो सरहदों पर तैनात रहते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले सप्ताह में क्लाइमेटाइजेशन कराया जाता है। इस दौरान उसकी शरीर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो फिर हाई ऑल्टीट्यूड के सारे चैलेंजेस को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। चलिए हमारे साथ उन्हीं सुदूर सरहदों तक, उन शूरवीरों से मिलने, उनकी चुनौतियों को देखने, उनकी तैनाती को समझने। हमारी मातृभूमि पर दुश्मन आकर घुस बैठा था तो उनको मार भगाना हमारे लिए ये अत्यंत जरूरी था। अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो हम दोबारा जो है अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है। अब भी जो दुश्मन इस इलाके में कभी भी जो जुर्रत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। पेड़ पौधों की कमी, ऊंची ऊंची चोटियां सांस लेना भी दूभर करती हैं। द्रास में ठंड के मौसम में दर्ज तापमान दुनिया के रिहायशी इलाकों में न्यूनतम में गिना जाता है। लोग ठंड के उस मौसम में आसान इलाकों का रुख कर लेते हैं, लेकिन सैनिक वो तो इन कठिनाइयों में कुछ और मजबूती से जम जाते हैं। इस इलाके में अक्टूबर माह से लेकर अप्रैल माह तक काफी बर्फबारी होती है, जिससे इस समय यातायात या संचार से संबंधित काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों अधिकतर फॉरवर्ड पोस्ट कटअप हो जाती हैं। हमारा हर सैनिक इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्र में प्रबल रूप से स्वयं को प्रेरित रखने के साथ साथ सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रखता है। भारत की जमीनी सीमाएं 6 देशों से लगती हैं। लगभग 15,200 किलोमीटर की सरहद में पाकिस्तान के साथ करीब 3,310 किलोमीटर का हिस्सा लगता है। इसमें अधिकांश तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है, पर जम्मू कश्मीर का लगभग 750 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा का है, यानी वो हिस्सा जहां दोनों देशों के बीच अभी भी विवाद है। और इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग समय पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा गया है। सीमा का ये वो हिस्सा है जहां सेना हर दम तैनात रहती है, पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने।
हम सरहद के उस हिस्से से आपको रूबरू कराने निकले हैं जहां 1999 का युद्ध लड़ा गया था। द्रास, करगिल, बटालिक का वो क्षेत्र जहां हर चोटी से ऊंचा है भारतीय सेना का शौर्य। 99 में आप यहाँ पर गाड़ी चलाते थे? हाँ? कैसे चलाना होता था इसमें? रात को चलाना पड़ता है। हाँ। नाइट ऑफ प्लेग्राम में ऑफ करके पूरा एक यहाँ से तकरीबन 11-12 किलोमीटर। तो यहाँ से गोले आते थे? वहाँ से गोले आते पूरा। उस पे पाकिस्तान आ गया था? ऊपर पाकिस्तान था। अच्छा। तो बाद में उन्हें यहाँ से हमारे फौजियों ने भगा दिया उधर। अच्छा। फौजियों ने भगा दिया, वरना इतना मुश्किल होता था इस पर चलना। रात को चलता था पूरा रात को, दिन को तो ऊपर चढ़ता ही नहीं था आगे। 1999 के करगिल युद्ध के बाद से इस पूरे क्षेत्र में सेना की तैनाती 12 महीने रहती है। यहाँ की परिस्थितियों और भूगोल के हिसाब से सैनिकों की ट्रेनिंग जारी रहती। हम ऐसे ही एक पड़ाव पर पहुंचे। बॉर्डर पर तैनाती होने पर भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल फील्ड में आप एक्शन करते हैं, आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। ट्रेनिंग सैनिक करते हैं और हम ऐसी ही जगह पर आए हैं जहाँ पर इस समय फायरिंग की ट्रेनिंग चल रही है और अलग अलग जो पूरी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए जो ट्रेनिंग चल रही है उसको हम यहाँ पर आकर ऑब्जर्व करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि क्या होता है, क्यों होता है। सबका एक फोकस होता है, सबका एक कारण होता है कि इस तरह की ट्रेनिंग अगर दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, यहाँ पर किस तरह की फायरिंग पर फोकस किया जाता है। यहाँ की अगर पूरे हम ज्योग्राफी को, यहाँ के भूगोल को देखें तो उसके हिसाब से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें देखते हुए अब इसमें क्या होता है कि जो वेपन्स अब भारतीय सेना जिनका इस्तेमाल कर रही है उसमें आप इन वेपन्स को देखिए ऐसे ताकि वो ईज ऑफ यूज हो, सैनिकों के हिसाब से वो रहें, इन चीजों को एक्यूरेट रहें, यानी निशाना जो नीचे से ऊपर की ओर साध रहे हैं वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे जाकर। फायर पावर पर बहुत फोकस है और इस ट्रेनिंग के दौरान आप यही चीज महसूस करेंगे। यहाँ पर ये यानी फॉरवर्ड एरिया में भी डिप्लॉयमेंट रहता है लेकिन फिर भी ट्रेनिंग जरूरी है। बिल्कुल, ट्रेनिंग एक सैनिक के जीवन का बहुत मुख्य हिस्सा है एंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। जैसे ही एक जवान या फिर एक पूरी पलटन हाई एल्टीट्यूड एरिया में आती है, आते ही सबसे पहले उन्हें 3 वीक की ट्रेनिंग कराई जाती है। इस 3 वीक की ट्रेनिंग के अंदर जो कठिनाइयां उसने झेलनी है आगे आने वाले 2 साल में, उसके बारे में उसे अवगत कराया जाता है। उसे लॉन्ग पेट्रोल्स पे भेजा जाता है, उसे फायरिंग कराई जाती है, एवलांच रेस्क्यू ड्रिल कराए जाते हैं, मेडिकल एस्पेक्ट समझाए जाते हैं जगह के। और यहाँ ट्रेनिंग खत्म नहीं होती। इस 3 वीक की ट्रेनिंग के बाद जब वो इंडक्ट होता है पोस्ट पे, तो पोस्ट पे हर रोज ट्रेनिंग चलती है। एवरी डे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को कंटिन्यूस ट्रेनिंग। तो वो अपडेटेड रहता है अपने वेपन से, अपने इक्विपमेंट से। यहाँ पर ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, आप थोड़ी से तेजी से चल लें या कुछ, तो काफी समय रहने पर भी क्या वो सतर्कता अभी भी सैनिकों को कहा जाता है कि हमेशा अलर्ट रहो कि ब्रीदिंग को लेकर कैसे रखना है? बिल्कुल, हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही नहीं होती। हेल्थ और मेडिकल इश्यूज जो हैं उसको लेकर कोई लापरवाही नहीं होती। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हेल्थ के बारे में और मेडिकल इश्यूज के बारे में, ये कंटिन्यू दिए जाते हैं और कंटिन्यू बताया जाता है कि जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में ऊपर और हाइट पे जा रहे हैं तो आपने बीच बीच में ब्रेक लेने हैं, आपने रेगुलरली पानी पीते रहना है। और इस तरह की जितनी भी ड्रिल्स हैं वो कंटिन्यूसली उसको इंटीमेट किया जाता है। दरअसल सरहद पर स्थित इस जगह का इतिहास अनोखा है। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इस चोटी की बहुत ही दिलचस्प कहानी। भारतीय सेना ने इस चोटी पर 3 बार जीत हासिल की। सबसे फर्स्ट बार 17 मई 1965 को मेजर बलजीत सिंह रंधावा साहब और 4 राजपूत के बहादुर जवानों ने इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था, लेकिन यूएनओ का दबाव होने के कारण हमें फिर एनिमी को वापस सौंपना पड़ा। मतलब यूनाइटेड नेशंस का दबाव यहाँ पर हुआ। पाकिस्तान क्योंकि हर छोटी सी बात के लिए लड़ाई लड़ने की जगह वो सीधा यूनाइटेड नेशंस पहुंचता था, तो अब यूएन ने कहा कि आप वापस लौटा दिए, लेकिन उसी युद्ध में फिर वापस कैप्चर किया। जी मैम, फिर लास्ट बार दूसरी बार 15 अगस्त 1965 को 17 पंजाब के बहादुर जवानों ने इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया, लेकिन ताशकंद समझौता होने के कारण
10 जनवरी 1966 को हमें फिर पाकिस्तान को वापस छोड़ना पड़ा। अच्छा, लास्ट बार 9 दिसंबर 1971 को 211 जीयर के मेजर वेंटीनाथन साहब और 9 मराठा लाई के बहादुर जवानों ने इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया है। तब से लेकर अब तक ये इंडियन आर्मी की जिम्मेवारी का हिस्सा है। मतलब करगिल युद्ध के समय भी ये फीचर हमारे पास तो तो साहब अब ये टूरिस्ट अगर चाहें तो यहाँ इस पॉइंट तक आ सकते हैं। हाँ मैम, 20 जून 2023 को इस को सिविल टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। अभी तक सिविल टूरिज्म कुल 2000 के करीब इधर विजिट कर चुके हैं। अच्छा, ये स्टैचू मेजर बलजीत सिंह रंधावा साहब का है, जिन्होंने सबसे फर्स्ट बार 17 मई 1965 को इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था। साहब शहीद हो गए। साहब को शहीद होने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अच्छा, और इधर मैम ये स्टैचू 211 जीयर के मेजर वेंटीनाथन साहब का है। इन्होंने लास्ट बार 9 दिसंबर 1971 को इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था। साहब शहीद हो गए थे। साहब को शहीद होने के बाद वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साहब 7 दिसंबर 1971 को शहीद हो गए थे। जिनको शहादत मिली थी 1965 और 71 में, उन सबके नाम यहाँ पर बिल्कुल दर्ज मैम, हैं। जैसे फर्स्ट गार्ड 4 राजपूत और 615 लाइट रेजिमेंट मैम। 1971 में 7 गार्ड 18 पंजाब 53 जीयर और 211 जीयर के बहादुर जवानों ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेशन किया। आज सैनिक इस चोटी पर और इसी की तरह बाकी ऊंचाइयों पर भी मजबूती से काबिज हैं। हमने देखा कि सैनिकों के हाथों को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र की जरूरत के अनुरूप अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं। मैदानी इलाके में दुश्मन के टैंक को बर्बाद करने के लिए और पहाड़ी इलाके में दुश्मन के बंकरों को बर्बाद करने के लिए हमें 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 4 की जरूरत पड़ती है। इससे एक जवान एक समय पर एक वेपन से दुश्मन के टैंकों को और दुश्मन की पैदल सेना को बर्बाद कर सकता है। अपनी सेना को दिन के समय धुआं के पर्दा देने के लिए और रात के समय दुश्मन के इलाके में टारगेट के ऊपर रोशनी करने के लिए हम इससे इल राउंड भी फायर करते हैं। जरूरतों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जो पर्सनल वेपन्स भी हैं हमारे सैनिकों के, उनमें भी बदलाव हम देखते हैं। यहाँ तैनाती के वेपन्स हम आपको दिखाई रहे हैं। ये राइफल की खासियत क्या है? जय हिंद। इस राइफल का नाम 6 और 716 असॉल्ट राइफल है। ये यूएसए का बना हुआ है। इसकी एक खासियत यह है, हम 500 से लेकर 800 मीटर तक आसानी से दुश्मन को सिंगल शॉट ब्रस्ट राउंड फायर से बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार की कुछ एक विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं। इसमें मैगजीन कैच और फायर सेफ्टी कैच लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दे रखा है। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंड फायरर है, कोई राइट हैंड फायरर है, वो इसका आराम से इस्तेमाल कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हाइट अलग अलग होने के कारण की बट को एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें एडजस्टिंग बट की सुविधा दे रखी है। साथ में क्या होता है कि फायरिंग के दौरान धूल वगैरह उड़ती है। इसमें इजेक्शन स्लॉट के ऊपर ना कवर के लिए डस्ट कवर की सुविधा दे रखी है। अच्छा। साथ में इसमें क्या है कि जो ओपन साइड और रियर साइड दोनों है ना, इनमें जीरो करने के लिए हमें किसी भी जीरोइंग टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। साथ में इसके पिकनोटिंग रेल दे रखी है, जिसके ऊपर हम डे साइड और नाइट साइड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना भी इस्तेमाल करें, हम जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके उसको उतार के रख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। सरहद पर निगाह रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि आपको देखना है कि दुश्मन की ओर से कोई ऐसी हरकत न हो कि आपको हरकत में आना पड़े। अभी तक जो तस्वीरें हम देखते रहे, जो उपकरण हम देखते रहे, उसमें हम ये समझते हैं कि लगातार आप नजर उस पर बनाते हैं, पर जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि ये कुछ क्रांतिकारी है। बिल्कुल। ये एक स्पोटोस्कोप है। आप लोगों ने बाइनोकुलर के बारे में सुना होगा, जिसमें संतरी कंटिन्यूसली बाइनोकुलर से देखते हुए सर्वेलेंस करता है। दिन के समय सर्वेलेंस करने के लिए एक संतरी को कंटिन्यूसली इसके ऊपर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। संतरी बंकर के अंदर हो सकता है, बाहर बर्फ गिर रही है, एकदम हार्श वेदर है और टेम्परेचर बिल्कुल लो है, इसको हम बाहर लगा सकते हैं ओपन के अंदर, किसी छुपाव वाले इलाके के अंदर। संतरी टैब के सहारे बंकर में बैठ के पूरी सर्वेलेंस कर सकता है। अच्छा। और दुश्मन की एक एक एक्टिविटी को नोटिस कर सकता है। यहाँ पर ना टेम्परेचर भी बहुत डाउन होता है, बहुत एक्सट्रीम्स भी यहाँ पर देखते हैं। कितना तक टेम्परेचर जाता है? जैन मैम, ये मैंने 30 तक भी टेम्परेचर जाता है। हाँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये माउंटेन एरिया है। हाँ। तो जहाँ टेम्परेचर कम और बर्फबारी होने के कारण जवानों को चिलबन जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इन सबको देखते हुए इंडिया द्वारा एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया है जो कम टेम्परेचर में हाथ और पाँव को गर्म रखने में मदद करता है। अच्छा। इसको अल्ट्रा थिन डिजाइन में तैयार किया गया है, जो एक इको फ्रेंडली उपकरण है। ये हैंड वार्मर है, जो कि छोटा है, जिसको ग्लव्स में आसानी से डाल सकते हैं और जेब में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई घंटों तक
हीट प्रदान करने में मदद करता है। उस प्रकार से ये फुट वार्मर है, हाँ। जो कि जूते के डिजाइन में तैयार किया गया है। इसको जूते के साथ चिपकाने के लिए इसमें बेकिंग लगा हुआ है। सेम इसको इसके जूते के अंदर डाल के ये भी हैंड वार्मर की तरह हीट प्रदान करता है। अच्छा। तो इसी प्रकार हम क्या विंटर के दौरान, बर्फबारी के दौरान लंबे समय तक अपने कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्ति कर सकते। मतलब जो बर्फ के भीतर ही खड़े रहना है, ड्यूटी देनी है, तो उसमें पैरों को ये फ्रॉस्ट बाइट्स वगैरह होती थी, उससे भी बचाने का काम। हथियारों और उपकरणों की तकनीक तेजी से बदलती है। सैनिक इनके हर एक पहलू के बारे में अपडेट रहते हैं और जरूरत के अनुसार इनके प्रयोग से रूबरू भी। हथियारों में भी एक कमाल का हथियार आपको दिखाते हैं, मेड इन इंडिया, यानी हिंदुस्तानी दिमाग इसमें लगा है। ग्रेनेड, ज्यादा जानकारी जो हम हिंदुस्तानियों की है वो फिल्मों से जुड़ी हुई रहती है कि एक पिन निकाल दो, उसके बाद वो किस तरीके से फट जाता है। अब ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब केवल उस तकनीक का अगर आप सोच रहे हैं तो ये उससे कई कदम आगे है। साहब जरा एक्सप्लेन करें कि ये क्या है। मैम ये है मल्टीमोड ग्रेनेड है। ये दो रोल में यूज होता है, एक तो डिफेंसिव रोल में, एक ऑफेंसिव रोल में। हाँ। अगर डिफेंसिव रोल में बैठे हैं मैम तो इसके दो पार्ट हैं, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये डेटोनेटर है, जैसे फ्यूज बोलते हैं हम लोग। बॉडी पार्ट में दो पार्ट आ जाते हैं इसके अंदर। फिर दोबारा ये दो कैप ए है, ये कैप बी है। अगर हम दोनों को लगा के और अपने डिफेंस में बैठे हुए पिन निकाल के इसकी दुश्मन के ऊपर फेंकेंगे तो वो डिफेंसिव रोल है। यानी कि ये तकरीब 8 से 10 मीटर रेडियस में 3800 से लेके 4000 तक ये अपने स्प्लेंडर छोड़ेगा और दुश्मन को बर्बाद कर देगा। अगर मैं दुश्मन के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ, यानी कि ऑफेंसिव रोल में जा रहा हूँ, तो मैं ओपन में रहूंगा। अब अगर मैं ओपन में रहूंगा तो मुझे खतरा रहेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर वाला कैप, जो कैप बी है, ये निकाल दूंगा और ये दुश्मन को फेंकूंगा तो इसका रेडियस 5 मीटर रह जाएगा और स्प्लेंडर कम हो जाएंगे। यानी कि मुझे खतरा कम है और दुश्मन को फेंक रहा हूँ उस पर खतरा ज्यादा है मैम। और ये मेड इन इंडिया हिंदुस्तान का बना हुआ है। इससे पहले जो हम यूज करते थे वो नंबर 36 हैंड ग्रेनेड था, उसमें 36 स्प्लेंडर निकलते थे ओनली, और वो उसको दोनों ही पार्ट में यूज करना पड़ता था। अच्छा, मतलब 36 स्प्लिंटर निकलते थे। अभी 3800 से लेकर 4000 स्प्लेंडर निकलता है इससे। अच्छा, इतना घातक? इतना घातक है। और जिसका रेडियस है वो भी 8 मीटर बन गया है, उसका 5 मीटर ही था। आइए हम आपको अब उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां सरहद पर हमारे सैनिक रहते हैं। सैनिकों के लिए रहने की कैसी सुविधाएं होती हैं ये भी हम आपको बॉर्डर में दिखाते हैं, क्योंकि कुछ तो स्टैंडर्डाइज चीजें होती हैं जो हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ वहां पर जो जरूरतें हैं, वहां जो मौसम है, वहां जिस तरह का भूगोल है, उसके हिसाब से सैनिक खुद भी करते हैं। यहाँ पर दवाइयां आपको सारी दिख रही हैं जो किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल के लिए सैनिकों के पास रहती हैं। 2 सैनिक के लिए रहने के लिए ये अकोमोडेशन है, जहां पर आपको डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें लिखित में भी यहाँ पर रखी रहती हैं। इनके लिए कम्युनिकेशन की सारी सुविधा रहती है। चूंकि रात में भी, गर्मी के मौसम में भी, रात में भी मौसम बहुत ठंडा होता है, इसीलिए आप यहाँ पर हीटर भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें सैनिकों के लिए इस हिसाब से रखी जाती हैं कि कम से कम वो कंफर्ट में रहें। सैनिकों की सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाता है। किसी भी आपात स्थिति के लिए दवाइयां और जीवन रक्षक वस्तुएं रखी रहती हैं। और कैंप के भीतर भी ऐसे सलाह आपको मिल जाएंगे जो कम से कम आपके हमारे जैसे लोगों के लिए जरूरी है। तो जब आप ऊंचाई की ओर जा रहे होते हैं, खासकर जहां पर कम से कम सैनिकों ने इस तरह के बोर्ड्स लगा रखे हैं कि रुकें और सांस लें, तो ये रिमाइंडर है कि आप बहुत तेजी से ऐसे यहाँ पर ना चले जाएं, थोड़ी देर सुस्ता लें और सुस्ताने के बाद आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे इलाकों में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका
अपने शरीर पर, अपनी ब्रीदिंग पर पूरी तरीके से नियंत्रण भी हो, कि फिट रहना है पूरी तरीके से। जितनी खूबसूरत पहाड़ियां और वादी, उतनी ही खतरनाक भी। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस हिस्से में आइए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। इस इलाके के बारे में हर बार आपने सुना होगा कि यहाँ पर पेड़ों की कोई आड़ नहीं होती है, कोई ओट नहीं होती है। और जब हमारे सैनिक भी चढ़ रहे थे करगिल युद्ध के समय, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था कि कैसे आप उस छुपाव के साथ आगे बढ़ पाएं। लेकिन यहीं पर, इसी पहाड़ी पर बताया जा रहा है मुझे कि कुछ स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर्स वो जो बड़ी लंबी दूरी तक देखकर निशाना साध सकते हैं, सटीक निशाना साध सकते हैं, और घंटों नहीं, कई कई दिनों तक भी एक इलाके में रह सकते हैं। अब ऐसे निगाहों से अगर मैं देखूं या कैमरे का लेंस देखने की कोशिश करे, तो मुझे यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। पर इस पहाड़ पर चढ़कर हम जरा उनसे मुलाकात करके उनके काम के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। मुश्किल हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ बात करके समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर कवर करके। और ऐसे जो उस इलाके के रंग होते हैं तो कैमोफ्लाज हो जाता है पूरी तरीके से, यानी कि पता नहीं चलता है। सब क्या खासियत एक स्नाइपर की, कैसे आप लोग कितने कितने घंटे, कहते हैं कई कई दिन भी आप लोग इस तरह से रह सकते हैं। किसी भी लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए स्नाइपर की अहम भूमिका रहती है। अगर किसी भी दुश्मनी टीम का अगर कोई हम जो स्नाइपर बैठा है, अगर वो उसके कमांडर को किल कर देता है, तो मतलब कि उसकी लड़ाई खत्म है वहां पे, मतलब वहीं पे वो लड़ाई हार जाता है। ये जो स्नाइपर है, ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये साको TRG 42 स्नाइपर राइफल है। ये फिनलैंड देश का बना हुआ है। इसकी सबसे एक बड़ी खासियत ये है कि इससे हम 1500 से लेकर 1800 मीटर तक दुश्मन के ऊपर हेडशॉट और सिलेक्टिव टारगेट किलिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी फायदा इसका ये, इसके जो स्कोप लगा हुआ है, इसका काफी अच्छा मैग्निफिकेशन स्कोप है। इसकी मदद से हम दुश्मन को अच्छी तरीके से हेडशॉट और किलिंग शॉट ले सकते हैं। तो जब इस तरह की लड़ाई में एक स्नाइपर की जैसे ही वो कामयाबी मिलती है, वो तो दुश्मन के ऊपर बहुत असर डालता होगा। उसके दुश्मन के ऊपर काफी असर पड़ता है, क्योंकि जो उनका मेन कमांडर है, अगर वो ही किल हो गया तो उसकी स्ट्रेटेजी, जो उसकी प्लानिंग है, तो वो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जिस कारण से हमारा मोरल अप हो जाता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको दोबारा रिकवर करने में, उनको दोबारा उसी माहौल में आने में काफी टाइम लग जाता है। अब आगे की तरफ निकलते हैं और आपको कुछ और हिस्सों, कुछ और चुनौतियों से रूबरू कराते हैं। सैनिकों की तैनाती को देखते हुए हमने कई हिस्सों पर खतरे का बोर्ड भी लिखा देखा। देखिए, यहाँ बॉर्डर के एरिया में हम आपको लेकर आए तो बहुत जगह हमने देखा है ऐसे कि इस तरह से वायर लगे हुए हैं, डेंजर एरिया लिखा है। कई जगह पर ना वो छोटे छोटे फ्लैग्स भी रेड कलर के लगाकर रखे गए हैं। ये दरअसल हम आपको बता दें कि हम इसके उस पार नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में माइंस होने की पूरी आशंका है। दरअसल हर युद्ध जो लड़ा गया वो इस पूरे क्षेत्र में लड़ा गया, यानी 1947, 48, 65 का युद्ध हो गया, 1971 का युद्ध हो गया, फिर 99 का युद्ध हो गया। तो दुश्मन क्या करता है कि इन इलाकों में माइंस लगा देता है, जो अगर कोई उस पर पैर डाले तो पूरी आशंका होती है कि वो फट जाए। अब फौज को जब भी इन इलाकों में उसकी तैनाती होती है तो उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि जो सिविलियंस हैं उन्हें किसी तरह की क्षति ना पहुंचे, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि कहां पर आए। वो अपने जानवरों को चराने के लिए अगर ले जा रहे हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर उनकी जान को खतरा है और इस इलाके से वो दूर रहें। तो अपने जान को खतरे में डालकर इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना और जहां तक नहीं हुई है अभी डीमाइनिंग, वहां इलाके को डिमार्केट करना कि इस इलाके में बिल्कुल नहीं जाना है। तो इस तरह के इलाकों में आते हुए
सिविलियंस इस तरह की चीजों को बिल्कुल देखें कि जहां पर फौज ने ये मार्किंग लगाई है वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी चीज उस तरफ है, वहां पर आपकी जान को पूरा पूरा खतरा रहता है, क्योंकि वहां पर आज भी उन युद्ध के माइंस रखे हुए हैं, फिट किए हुए हैं। सेना न केवल इस क्षेत्र में दुश्मन से मुकाबले के लिए तैनात है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा का बारीक ख्याल भी रखती है और सेना के लिए आम लोगों का सहयोग भी भरपूर रहता है। एवरेज 14-15 हजार फीट की ऊंचाई इस हिस्से में भी, और यहाँ पर जब ठंड का मौसम आता है तो बर्फ पूरी तरीके से इस हिस्से में गिरती है। आगे हैं पोनीज, आगे वो पोनीज हैं। हम आपको बताएं कि ये जो पहाड़ के हिस्से होते हैं, आप सोचते होंगे यहाँ तक पानी कैसे आता है। ऐसा नहीं है, कोई पाइपलाइन बिछा है और पोस्ट तक आ रहा होगा। कई पोस्ट हैं ऐसे जहां पर ऐसे पानी पहुंचाया जाता है। मोहसिन, अगर मेरे साथ आप आइए तो हम उन पोनीज तक हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं, उनसे बातचीत जरा करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बेसिक सी चीज पानी को भी पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये जो पोनीज हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि कितना भी समय बदले लेकिन लाइफलाइन यही है। ये आपकी पोनीज हैं? हाँ सर, ये सब। हाँ, तो पोस्ट पर पानी पहुंचाने का काम आपका काम रहता है? हाँ जनाब। कहाँ से लाते हैं पानी? हम नीचे से लाते हैं जनाब। नीचे? हाँ चश्मा है? चश्मा है जनाब, नीचे। हाँ। और फिर उसके बाद एक एक करके सारे पोस्ट पर आप ले जाते हैं? ले जाते हैं। हाँ जनाब। कितना पानी ले जाते हैं एक बार में पोनीज? एक बार में हम 4 गद्दे हैं जनाब, उसमें 160 लीटर बनता है जनाब। वो देता है जनाब। इसको बुलाइए, यहाँ पर देखें किस तरह के उसमें। ये अच्छा, ये कनिस्तर है जिसमें पानी लेकर आते हैं? इसी में जब पानी लेकर आता है, इसमें पानी लेकर आते हैं। तो ये तो जो पोनीज हैं, ये तो युद्ध के टाइम भी बड़ा हेल्प करते हैं फौज का। आप लोग भी करते हैं? हाँ जनाब, हम 99 से है इधर। 99 से आप यहाँ पर हैं। कैसा था वहाँ इस समय आप लोग? उस समय बहुत हेल्थी था जनाब, इस समय तो थोड़ा ठीक है। अब तो नॉर्मल है? अब तो नॉर्मल है, अमन है। अब तो सीज फायर वायलेशन। हाँ। वरना जब वहाँ से गोले आते हैं तो इधर तक आते हैं? इधर भी। हाँ जनाब, उस टाइम हम 99 में रात को चलता था जनाब। दिन को कभी काम नहीं होता था, पूरा रात ही रात पानी छोड़ता था, रात ही रात राशन पानी रात को छोड़ता था। रात को छोड़ते थे? हाँ। तो आप लोग यहाँ के जो आप लोग हैं, आप लोग भारत की फौज के साथ हमेशा से खड़े रहे? हमेशा से खड़े रहे, बहुत हमेशा से हमें हेल्प करते रहा है। कुछ और आगे बढ़ते हुए हम द्रास में स्थित करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात उन सैनिकों से भी हुई जिन्होंने 1999 में करगिल जंग लड़ी थी। आज 25 साल बाद आपको लगता है हम लोग ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़े हैं कि कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा? बिल्कुल। आज हमारे जितने भी पोस्ट हैं, उन हर पोस्टों के ऊपर हमारे जवान बैठे हुए हैं। हमारे पोस्ट 6 से 8 महीने के लिए कटा भी होते हैं, उनके लिए हमारा पूरा राशन जो स्टोरेज जो हो जाता है, हमारे को अभी कोई दिक्कत नहीं। और अब भी जो दुश्मन इस इलाके में कभी भी जो जुर्रत नहीं कर सकता। 99 को देखते हुए और आज जो है 2024 को देखते हुए बहुत मजबूत हमारी इंडियन आर्मी में भी काफी जो है नए नए हथियार और नए नए उपकरण आगे हैं। और यहाँ पर कनेक्टिविटी भी काफी बढ़ गई है। वॉर मेमोरियल से निकलकर आइए हम उस गांव आपको लिए चलते हैं जहां के निवासियों ने युद्ध के दौरान सेना का साथ दिया था। बर्फ पर 2 महीना ऊपर बैठा, मेरे सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठंडा था। उस टाइम आर्मी के साथ बैठे थे? आर्मी के साथ बैठा मैं। आर्मी को साथ में कंधे से कंधा मिला के मैं सब मिल के बैठा था आर्मी के साथ।
हम 2 आदमी उधर 2 आदमी उधर, हम फौज को साथ लगातार बैठे रात दिन। गारकोन नाम का ये गांव आर्यन विलेज के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ का इतिहास आर्य से जुड़ा है। सरहद पर रहने वाले ये लोग अपनी विशेष संस्कृति को संजो कर रखते हैं और देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जुले जुले जी, वेलकम हमारा Thank you. वैली में। आप लोग भी जुले बोलते हैं? हाँ, जुले जुले ही बोलते हैं। हो सकता है कि आपका गांव शहर देश की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है सरहद से आपका कोई सरोकार न हो, लेकिन देश की सुरक्षित सीमाएं हमारी आपकी जिंदगी को सुरक्षित करती हैं। सरहदों पर तैनात हमारे निस्वार्थ सैनिक, सरहदों पर जमे उनके अडिग कदम, सरहदों पर लगी उनकी निर्भीक आंखें, ये सरहदों के सिपाही, ये हिंद की शान। इसी तरीके से देश के अलग अलग सरहदों तक हम आपको लेकर चलेंगे और वहां की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।